रेट में खरीदेगा, बैंक कस्टमर से इस रेट में खरीदेगा, और इसका मतलब है बैंक इस रेट में कस्टमर को बेचेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, बैंक कस्टमर से इस रेट में खरीदेगा, और आस्क रेट का मतलब है बैंक कस्टमर को इस रेट में बेचेगा। तो दोस्तों दोनों बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, अब क्या खरीदेगा और क्या बेचेगा वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूं। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज करते हैं कि आपको डॉलर्स खरीदने हैं, तो आप बैंक के पास गए, HDFC के पास, और HDFC ने आपको एक रेट दे दिया, $1 इज इक्वल टू ₹60, ₹65। मान लेते हैं ये रेट दे दिया। इसका मतलब मैं कहता हूं कि यहां पर ये रेट जो है वो बिड रेट है, और इस रेट को हम क्या बोलेंगे, आस्क रेट बोलेंगे। एक होता है जी बिड रेट, और एक होता है जी आस्क रेट। बिड रेट का मतलब क्या है, बाइंग रेट, और आस्क रेट का मतलब क्या है, सेलिंग रेट। इसका मतलब बैंक, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर से बैंक कस्टमर से बैंक कस्टमर से डॉलर खरीदेगा, बैंक कस्टमर से डॉलर खरीदेगा एट द रेट ऑफ ₹60। मतलब बैंक कस्टमर से 60 रुपए में $1 खरीदेगा। फिर इसका मतलब एक और भी है जी, बैंक कस्टमर को डॉलर बेचेगा, बैंक कस्टमर को डॉलर बेचेगा एट द रेट ऑफ ₹65। आप चेक कर लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। बैंक रेट में दो रेट्स होते हैं, खरीदने का, बेचने का। बैंक खरीदेगा इस रेट में। अच्छा, खरीदेगा या बेचेगा क्या, बेस करेंसी। खरीदेगा या बेचेगा क्या, बेस करेंसी। आप बताइए, इस कोटेशन में डॉलर क्या है, बेस करेंसी, और रुपी क्या है, कोट करेंसी। डॉलर क्या है, बेस करेंसी, और रुपी क्या है, कोट करेंसी। इसका मतलब बैंक कस्टमर से, देखिए मैंने क्या लिखा है, डॉलर ही खरीद रहा है और डॉलर ही बेच रहा है। खरीदना या बेचना तो बेस करेंसी को ही होगा। तो बैंक कस्टमर से डॉलर खरीदेगा और बैंक कस्टमर को डॉलर बेचेगा। ठीक है जी, लिख लीजिए। अब एक बच्चा कह रहा है जी इसका डिफरेंस क्यों आया, डिफरेंस क्यों है। देखिए, हमेशा एक दुनिया की रीत है कि हम खरीदेंगे आपसे कम रेट पे और आप ही को बेचेंगे ज्यादा रेट पे। ये जो डिफरेंस है ना जी, 65 माइनस 60, इस डिफरेंस को हम कहते हैं ₹5। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का नाम है स्प्रेड। इस डिफरेंस को हम कहते हैं जी स्प्रेड डिफरेंस भी बोल सकते हैं। जैसे आपने मक्खन खाया होगा, अमूल की एडवर्टाइजमेंट आती है, अटरली बटरली स्प्रेड, अटरली बटरली स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है बिखराव, अंतर, डिफरेंस दो चीजों के बीच में, सेलिंग रेट के बीच में और बाइंग रेट के बीच में, उसको स्प्रेड बोलते हैं। आप मानिए कि ये जो ₹5 का स्प्रेड है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जैसा है, ऐसा समझ लीजिए। समझने के लिए तो हम ये भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए अगर हम, और ट्रेडिंग अकाउंट में सेलिंग प्राइस यहाँ लिखें और कॉस्ट यहाँ लिखें, और इन सेलिंग में से कॉस्ट का डिफरेंस जो निकालें उसको हम कहें ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो डिफरेंस है, इसको हम स्प्रेड भी कह सकते हैं। अब आप ये बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट अगर स्प्रेड के जैसा ही हो तो हम उसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं,
ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो मैं कैसे करूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेल्स प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू आस्क रेट माइनस बिड रेट अपॉन आस्क रेट इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बन गया जी, स्प्रेड परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया। तो दोस्तों आप सभी लिख लें, स्प्रेड परसेंटेज इज इक्वल टू आस्क रेट माइनस बिड रेट अपॉन आस्क रेट इंटू में 100। यह है जी फॉर्मूला। ये आप लिख चुके हैं, आप टेंशन मत लें, खाली मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप यहाँ पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप पेज नंबर 371 खोल लें, बुक का पेज नंबर 371 को ओपन कर लें। और मैंने पिछली क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था और मैं सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, जरा चेक करिए कि क्या आपने सेकंड क्वेश्चन किया है दोस्तों। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स प्रिवेल इन फॉरेन करेंसी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स प्रिवेल इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। एक तरफ लिखा हुआ है करेंसी और दूसरी तरफ क्या लिखा है, यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर्स रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट। इसका मतलब $0.100 इज इक्वल टू 1 लिसो, ऐसा समझ लें, या $1.500 इज इक्वल टू 1 आउंस, ऐसा समझ लें, या $0.015 इज इक्वल टू 1 पेसो। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी कंट्री की करेंसीज है और मुझे पता करना भी नहीं है, यकीन मानिए, सच बता रहा हूँ आपको। मैंने पता नहीं कितने पेपर्स दिए दोस्तों, मुझे ये पता भी नहीं करना, क्योंकि सब कंट्रीज तो मैं याद भी नहीं कर सकता। जो लिखी है मैंने लिख दिया, खाली आपको ये समझना है कि कौन सी करेंसी बेस है और कौन सी करेंसी कोट है। और ये भी आराम से मुझे पता चला है, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। $0.005 इज इक्वल टू 1 देन। तो ये मैंने आपके सामने एक्सचेंज रेट लिख दिए जो मुझे एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दिए। अभी आपको क्वेश्चन को पढ़ना बताया, अभी मैंने आंसर नहीं किया। हाँ हाँ, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं वो बताया, ठीक है जी। सो फर्स्ट ए पार्ट है, लिसोस दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $1,000। तो अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लिसोस दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $1,000। तो मैंने जैसे बताया $0.100 इज इक्वल टू 1 लिसो है। तो $1,000, मैंने तो एक बात बताई थी पिछली क्लास में, गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े। मैं रिपीट करता हूं, गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े। आप बताइए, आराम से बड़े क्वेश्चन हो जाने हैं आपसे। कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, 1 लिसो अपॉन $0.100, डॉलर डॉलर कट गया, सॉल्व कीजिए। 1000 अपॉन 0.100 इज इक्वल टू 10,000। ये आंसर भी आ गया जी, मैंने आंसर नीचे लिखा हुआ है, 10,000 लिसोस। मुझे उम्मीद है कि आपने सेकंड क्वेश्चन जरूर किया होगा, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन को पढ़ना ही तो आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना ही तो आना चाहिए। आपको यही तो देखना है कि बेस करेंसी कौन सी है, 1 यूनिट कौन सा है और कोट कौन सी है, बस उसको लिखना है। उसके बाद गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़ो ही तो करना है। मैं सेकंड पार्ट करके दिखा देता हूँ, डॉलर दैट 30 आउंसेस विल बाय। सेकंड पार्ट है, वैसे नीचे मैंने सोल्यूशन दिया है, फिर भी कर रहा हूँ। डॉलर दैट 30 आउंसेस विल बाय, तो मैं यहाँ पे लिखा $1.500 इज इक्वल टू 1 आउंस। पहले तो ये देख लिया मैंने, जो मुझे एक्सचेंज रेट गिवन है। दिस इज द
exchange rate given to me, $1.500 is equal to 1 ounce. So 30 ounces is equal to how many dollars? ये लिखा जी बेटे 30 ounces अपॉन 1 ounce. बेटे आउंस आउंस कट गया आराम से बेटे, ये आपके सामने आ गया $45. बेटे मुश्किल तो है ही नहीं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना मेरे बेटे, हद से गुजर जाना है। और एकदम कोई भी चीज इस दुनिया में जब आप आते हैं तो नहीं आती बेटे, चलना भी तो एकदम थोड़ी आ गया था आपको, आपने कोशिश तो की थी ना बेटे, और कोशिश की थी तभी चलना आया था। तो एक बात सीखनी है, हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए बेटे, धीरे धीरे चलना है, गिरेंगे फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, लेकिन बेटे एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप गिरेंगे नहीं और चलने से भागना भी शुरू कर देंगे। लेकिन बेटे भागने तक का समय एकदम थोड़ी हुआ, टाइम लगा बेटे, समय लगता है, आप बस कोशिश तो करें। आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं ये देखता हूं कि आप सभी ये समझ लेते हैं कि आपकी जो हाथ की लकीरें बस वही होगा। तो मैं एक उन सब बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, मत कर विश्वास, मत कर विश्वास इन हाथ की लकीरों पे, ये हाथ की लकीरें आपके हाथ में भी, मत कर विश्वास इन हाथ की लकीरों पे। तकदीर तो उनकी भी होती है, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कितनी बड़ी बात एक कवि कह गया। इस पूरी लाइन से यह समझ आता है कि जिसने कोशिश की है, जिन खोजा तिन पाया। फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है मेरे बेटे जो आपको पहली बार कर रहे हैं और मेहनत करनी है, करेंसीज ड्रॉ करनी है। बस दोस्तों, ईट फॉरेन एक्सचेंज, ड्रिंक फॉरेन एक्सचेंज, स्लीप विद फॉरेन एक्सचेंज। तो आइए इन्हीं बातों के साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर आगे लेके चलूंगा। बैंक रेट को समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं, सभी बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 373। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 373, उसमें लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ आईसीआईसीआई मुंबई। मतलब मुंबई में एक बैंक है आईसीआईसीआई, आप उसकी कोटेशन दे रहे हैं, उसने कोटेशन दी है। आराम से पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन 5, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। आइए क्वेश्चन 5 पढ़ लीजिए, मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, आप सभी क्वेश्चन 5 पढ़ें, क्योंकि कहते हैं पहले पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू टीच हाउ टू कैच अ फिश, I am not giving you a fish, I am giving you how to catch a fish, how to catch a fish। 1 मिनट की दे रहा हूं, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया होगा, मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको ईमानदारी से समझ लें, फिर हम करेंगे। आपको आईसीआईसीआई मुंबई ने एक कोटेशन दी है और उस कोटेशन में लिखा हुआ है 1 सिंगापुरी डॉलर 1 एसजीडी इज इक्वल टू 26 रुपए 50 पैसे, 26 रुपए 75 पैसे। ये आपके सामने कोटेशन है। इसमें कोटेशन में बेटे एक बात समझ आती है कि बैंक विल बाय 1 एसजीडी, बैंक विल बाय 1 एसजीडी फ्रॉम कस्टमर, बैंक कस्टमर से बाय करेगा एट द रेट ऑफ 26 रुपीज 50 पैसा। बैंक विल बाय 1 SGD फ्रॉम कस्टमर एट रुपीज 50 पैसा। और बेटे इसी कोटेशन से एक बात समझ आती है, बैंक विल सेल 1 SGD टू कस्टमर, बैंक विल सेल 1 SGD टू कस्टमर एट द रेट ऑफ 26 रुपीज 75 पैसा। बेटे आराम से
बेटा मैंने अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, मैंने खाली आपको ये बताया है कि जो बैंक की कोटेशन दी होगी, बैंक का जो रेट दिया होगा, उस बैंक के रेट का मतलब क्या है। मैंने कहा बैंक खरीदेगा, बैंक बेचेगा, बैंक खरीदेगा, बैंक खरीदेगा, बैंक बेचेगा, बैंक बेचेगा, बैंक खरीदेगा। बेटे क्या खरीदेगा क्या बेचेगा, बेटे बैंक हमेशा जो खरीदता है या बेचता है बेटे वो बेस करेंसी होती है। बेस करेंसी खरीदेगा और बेस करेंसी बेचेगा। बेटे यहाँ पर बेस करेंसी सिंगापुरी डॉलर्स हैं, तो बैंक एक सिंगापुरी डॉलर खरीदेगा इस रेट में और बैंक एक सिंगापुरी डॉलर बेचेगा इस रेट में। बेटे इस रेट में खरीदेगा, इस रेट में बेचेगा, सीधी सी बात यह है बेटे। तो बैंक इस रेट में खरीदेगा और इस रेट में बेचेगा। तो ये मैंने आपको खाली कोटेशन को समझाने की बात बताई है। ए पार्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग 55,000 रुपीज। सी पार्ट, बी पार्ट, व्हाट इज द कॉस्ट, how much would you receive by selling 92,000 rupees? What is the cost of buying $7,450? And what is the receipt if you sell this much as Singapore dollars? वो अभी देख लेते हैं बेटे। पहले ये बताओ, ये बात सबको समझ आ गई, इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, we will read bank quotation. We will read bank quotation from the point of view of, बेटे from the point of view of बैंक, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। दूसरी चीज, बैंक विल ऑलवेज बाय और सेल, बैंक हमेशा खरीदेगा या बेचेगा। बैंक विल ऑलवेज बाय और सेल बेस करेंसी। बेटे बैंक हमेशा बेस करेंसी ही खरीदेगा या बेस करेंसी ही बेचेगा, इस बात को समझ लीजिए आप। तो मैं आपको सामने दो बातें रख रहा हूं, हम बैंक कोटेशन को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे और दूसरा, बैंक या तो खरीदेगा और या बेचेगा बेस करेंसी ही, विल ओनली बाय और सेल बेस करेंसी। ठीक है जी। तो मैं बेटे पहले थर्ड पार्ट करके दिखाऊंगा, आप पहले थर्ड पार्ट देख लें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 पेज 373 पार्ट नंबर 3। आराम से बेटे, आराम से देख लें एक बार। बेटे थर्ड पार्ट में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग, तो मैं लिख रहा हूं, अ कस्टमर कैन ओनली बाय, अ कस्टमर कैन ओनली बाय इफ बैंक इज रेडी टू सेल। मैंने लिखा अ कस्टमर तभी खरीद सकता है जब बैंक बेचने को तैयार हो। ठीक है जी। हेंस, हेंस सेलिंग रेट, सेलिंग रेट, सेलिंग रेट इज रेलेवेंट। तो बेटे पहले ये तो जरूर चेक करना ना कि आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो बाइंग रेट से करेंगे या सेलिंग रेट से करेंगे। तो बेटे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 SGD इज इक्वल टू ₹26.75 मेरे बेटे। सेलिंग रेट लिख दिया मेरे बेटे, गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े मेरे बेटे, ये तो पता ही है आपको। 1 SGD इज इक्वल टू ₹26.75, तो 18,340 SGD
इंटू 26.75, बेटे ये आ रहा है अच्छा बेटे मैंने यहाँ पर 18,340 की जगह 7,450 लिखना, वो गलती से मैंने फोर्थ पार्ट का ले लिया, ठीक है जी। अ कस्टमर कैन ओनली बाय इफ बैंक इज रेडी टू सेल। अ कस्टमर वांट्स टू बाय 7,450 सिंगापुरी डॉलर्स। आप बताते भी नहीं है ना बेटे, आप तो बताते भी नहीं है ना, माना कि आप दूर हैं, इसका मतलब आप बताएंगे भी नहीं। 1,99,287 रुपीज, 1,99,287 रुपीज, ये आपके सामने मैंने देख निकाल कर कैलकुलेट कर दिया कि अगर एक कस्टमर 7,450 सिंगापुरी डॉलर खरीदना चाहे तो उसको इतने रुपए चाहिए। आराम से बेटे, कोई टेंशन ही नहीं है बेटे, जल्दी नहीं है, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 बेटे, व्हाट इज योर रिसिप्ट इफ यू सेल इतने डॉलर्स। तो मैं लिख रहा हूं बेटे, अ कस्टमर कैन ओनली सेल इफ बैंक इज ready to buy, comma, hence buying rate is relevant। इसलिए बेटे मैं लिख रहा हूं कि बाइंग रेट रेलेवेंट है। 1 SGD इज इक्वल टू 26 रुपए 50 पैसे। तो बेटे 18,340 SGD इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज। तो बेटे आराम से गुणा ही तो करना है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, और क्या, कोई ज्यादा मुश्किल काम थोड़ी है मेरे बेटे। ये एसजीडी कट गया, लो बेटे, ये आंसर भी आ गया बेटे, ₹4,86,010 मेरा तो ये आया बेटे। कैलकुलेटर आपके सामने देख लीजिए, सॉल्व कर दिया है। आपको खुद भी कैलकुलेटर से करना है, तब समझ आ आएगा, इस बात को आप यकीन मानिए। मैं उल्टा भी खड़ा हो जाऊं तब भी समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। तो फोर्थ पार्ट आपके सामने कर दिया है। अब मैं फर्स्ट पार्ट की तरफ आ रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है यार ये मास्टर पागल हो गया है, पहले थर्ड पार्ट करता है, फिर फोर्थ करता है, फिर फर्स्ट करता है। बेटे इसमें राज है बेटे, वो राज ही तो बताना था। पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ तो लो बेटे। आइए हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे और पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग ₹55,000। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट रुपी बाय करने और सेकंड पार्ट में रुपी सेल करने। बाय भी रुपी कर रहे हैं और सेल भी रुपी कर रहे हैं, बाय भी रुपी कर रहे हैं और सेल भी रुपी कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब आप ये बताइए मेरे को, सी पार्ट में और डी पार्ट में, मतलब थर्ड में और फोर्थ पार्ट में सिंगापुरी डॉलर बाय कर रहे हैं और सिंगापुरी डॉलर ही सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, बाय भी सिंगापुरी डॉलर कर रहे हैं और बेच भी सिंगापुरी डॉलर रहे हैं। तो मैंने पहले सी पार्ट और डी पार्ट क्यों किया, अब समझ आएगा बेटे। इसलिए कि जो आपको एक्सचेंज रेट दिया है उसमें, उस एक्सचेंज रेट में आप देखिए यही तो एक्सचेंज रेट दिया है, 26.50 26.75, 26.50 26.75। बेटे इसमें सिंगापुरी डॉलर बेस है, और जब आपको डॉलर ही खरीदने हैं और सिंगापुरी डॉलर ही बेचने हैं तो ये वाली कोटेशन बहुत आपको सीधी सीधी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटे फर्स्ट ए और बी पार्ट में आप चेक करिए, आपको रुपी खरीदना है या रुपी बेचना है तो आप ये वाली कोटेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए पहले मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट कराया था।
अब समझ आई, क्योंकि थर्ड पार्ट में मुझे सिंगापुरी डॉलर ही खरीदने और फोर्थ पार्ट में मुझे सिंगापुरी डॉलर ही बेचने हैं, और जो मुझे कोटेशन दी हुई है उसमें सिंगापुरी डॉलर ही बेस करेंसी है, इसलिए उसमें सिंगापुरी डॉलर का रेट दिया हुआ है। बट ए और बी पार्ट में मुझे वो कोटेशन में यूज ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझको रुपए खरीदने हैं, रुपए बेचने हैं, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, रुपए को बेस में लाना पड़ेगा। अब समझ आई। अब मैं आपको पहले कुछ लिखवाऊंगा, आप लिखेंगे, भले आप हर पेपर पे ना लिखें, लेकिन आपको लिखना है इसलिए क्योंकि समझ आ रहा है। लिखिए जी, ए पार्ट में कस्टमर कस्टमर हैज टू बाय रुपी, सो रुपी मस्ट बी सो रुपी मस्ट बी बेस करेंसी, इसलिए रुपी हमेशा, मतलब जिस चीज को खरीदना हो या जिसको बेचना हो वो बेस में जरूर होनी चाहिए। बट इन द गिवन फॉरेन एक्सचेंज quotation, but in the given foreign exchange quotation, Singapore dollar is base currency, hence it is important, to convert, it is important to convert the given foreign exchange quotation, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उस फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन को पहले कन्वर्ट करें। इसका मतलब आज के बाद आप ये समझ लेना कि जब भी आपको जो चीज खरीदनी है या जो चीज बेचनी है, अगर वो बेस में नहीं है तो आपको उस कोटेशन को कन्वर्ट करना है इन सच अ वे